तो आपको सबसे शॉकिंग एक्सक्यूज़ क्या लगा चीटिंग का? मुझे याद आता है कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे तुम्हारा हेयर स्टाइल पसंद नहीं है। तो इसलिए चीट ठीक है? करा आपने? इसलिए मतलब क्योंकि मैं आपका हेयर स्टाइल पसंद नहीं है तो मेरे को वो फीलिंग नहीं आती आपके प्रति। चीटर्स को हम ज़्यादा स्मार्ट बोलें या फिर जो चीट जिस पे हुआ है उसको ज़्यादा केयरलेस बोलें? केयरलेस था पहले, इसलिए चीटिंग हुई। ओके। चीटिंग क्यों होती है? जब एक पार्टनर अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं देता। ओवर प्रोटेक्टिव पार्टनर्स चीटिंग को इंक्रीज करते हैं? यस यस। हाउ? ब्लैकमेलिंग का मेन रीज़न क्या होता है? पहला होता है लापरवाही, दूसरा होता है लालच और तीसरा होता है डर। तो बेसिकली अगर कोई शादी करने जा रहा है तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए और क्या मांगना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ रिनाउंड डिटेक्टिव मिस्टर राहुल राय गुप्ता। और आज हमने उनसे 3 अहम मुद्दों पर बात करी। सबसे पहले हमने उनसे चीटिंग के ऊपर बात करी, उसके बाद हम आए ब्लैकमेलिंग पे, और उसके बाद हमने उनसे बात करी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में। और आई होप आपको ये काफ़ी नॉलेजेबल पॉडकास्ट लगेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। एंड दिस पॉडकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय साइकोरियन मैट्रिमोनियल सर्विसेज, अ लीडिंग मैच मेकिंग कंपनी इन इंडिया। लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे राहुल सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत टाइम बाद दोबारा बैठे हैं हम। और तिबारा, हाँ, तीसरी बार बैठे तीसरी हैं बार बैठे हैं। और फिर से हमें इंपॉर्टेंट चर्चाएं करनी है हमारे विषयों पर। यस। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा। आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चीटिंग बढ़ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहे हैं, लोग लॉयल नहीं है, ब्लैकमेलिंग बढ़ रही है। तो चीटिंग से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके। आपने बहुत सारे डेफिनेटली केसेस करे हैं, तो जनरली चीटिंग का क्या एक मेन ट्रिगर निकला है? वो बोरियत रही है, अटेंशन रही है, या फिर रिवेंज रहा है? रिवेंज तो नहीं कह सकते, बोरियत और अटेंशन कह सकते हैं, अगर तीनों में से चुनना है तो। ओके, तो आपने बोला अटेंशन या और बोरियत। साथ में बोरियत। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या केसेस रह चुके हैं पहले, लोग क्या माइंडसेट रहता है लोगों का? जनरली चीटिंग कोई जान के नहीं करता, मतलब ये सोच के नहीं करता कि मुझे चीट करना है पार्टनर को। स्टार्टिंग में लॉयल रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ती है तो उनके बीच में बोरियत बढ़ती है, रिलेशनशिप थोड़ा हैवी होने लगता है और वो सोचते हैं, मतलब उनमें से कोई एक पार्टनर फिज़िकली या मेंटली अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होता। ओके। तो बोरियत होने लगती है उस रिश्ते में, तो इस वजह से उनमें से दोनों में से कोई एक पार्टनर चीट करता है। ओके। अटेंशन में ये होता है कि अगर अपना पार्टनर, अगर फीमेल पार्टनर है तो वो हम पे ध्यान नहीं दे रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारी कोई फीमेल दोस्त होगी, हम उसके साथ वक्त ज़्यादा गुजारेंगे या उसके पास जाएंगे और धीरे धीरे करके हम चाहेंगे कि हमारा पार्टनर हम पे ध्यान दे, लेकिन वो अपनी दुनिया में मस्त है, या बच्चे हो गए हैं तो उसमें मस्त है। Okay. तो इस वजह से हम उधर मतलब चले जाते हैं और इस वजह से भी दूसरे चीटिंग ऑप्शन होती की है। तरफ। यस। ओके, तो आपके पास कोई केसेस वगैरह हैं चीटिंग के जो आपने देखे हों अपने टेन्योर में? जो मेरे पास केसेस आते हैं उसमें फैमिलीज़ आती हैं मेरे पास। फैमिली वालों को भी मैं यही समझाता हूँ कि भाई अगर रिश्ता इतना ख़राब हो गया है, आपने अपनी तरीके से कोशिश कर ली, इन दोनों ने भी कोशिश कर ली और आपने हर प्रयास कर लिया कि दोनों साथ रहें, बट नहीं रह पा रहे हैं और कुछ ना कुछ समस्या आ रही है जी। तो इससे अच्छा है कि आप म्यूचुअल डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाओ। तो वो मुझे लगता है कि बेटर एक ऑप्शन है, सोल्यूशन है उस समस्या को ख़त्म करने का। लेकिन कई बार लोग मतलब एक डिवोर्स को सोशल स्टिग्मा मानते हैं, एक टैबू मानते हैं। उनको लगता है कि डिवोर्स ले लेंगे तो पास पड़ोस वाले क्या क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, जो और हमारे रिश्तेदार हैं वो क्या कहेंगे। तो मुझे लगता है रिश्तेदारों से ज़्यादा, समाज से ज़्यादा, पड़ोसियों से ज़्यादा अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी और अपनी लाइफ है जी। तो अगर लाइफ दांव पे लगी हुई है, अपनी इज्जत दांव पे लगी हुई है, अपनी डिग्निटी दांव पे लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि उसमें कंप्रोमाइज़ फिर नहीं करना चाहिए। ओके। अलग होना ही बेहतर है। ठीक है, तो इसी के बाद ना एक मेरा थोड़ा क्वेश्चन डेवलप हुआ है कि चीटर्स को हम ज़्यादा स्मार्ट बोलें या फिर जो चीट जिस पे हुआ है उसको ज़्यादा केयरलेस बोलें? मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि केयरलेस था पहले, इसलिए चीटिंग हुई। ओके। क्योंकि चीटिंग क्यों होती है? जब एक पार्टनर अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं देता। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है जी। लेकिन इस पे जोक भी बहुत बनते हैं। ठीक है, मैं कई बार मजाक में कहीं पे भी जा रहा हूँ मैं, तो मैं
कोई मैरिड बंदा है उससे पूछता हूँ हाँ भाई अपनी शादी में कितने खुश हो, और अगर कोई लेडी है वो मैरिड है तो मैं उससे पूछता हूँ हाँ जी आप कितने खुश हो अपनी शादी में, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरे को हर जगह यही जवाब मिलता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। ओके, हर जगह मिलता है। मतलब मेल है वो भी यही कहेगा, फीमेल है वो भी यही करे। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे से दुखी हैं शादी में। तो मुझे लगता है कि ये सिनेरियो बदलना चाहिए। ये बदलेगा कैसे और ये क्यों होता है? जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई जब शादी हो जाती है तो लोग एक दूसरे को टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ठीक है, बीवी पति को टेक फॉर ग्रांटेड लेती है, पति बीवी को लेता है टेक फॉर ग्रांटेड। उससे उन दोनों की रिलेशनशिप जो है हैवी हो जाती है, बोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर प्यार तलाश करना शुरू करते हैं, बाहर दोस्तियां निभाना शुरू करते हैं। आदमी जो है वो अगर अफेयर नहीं करेगा तो वो अपने दोस्तों के साथ जाएगा बाहर, और लड़की जो है वो अपनी सहेलियों के साथ जाएगी या किटी पार्टी में जाएगी अगर उस लेवल के हैं तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। और अगर उनको कोई बहकाने वाला मिल जाए, लड़के को कोई लड़की मिल जाए और लड़की को लड़के मिल जाए तो फिर वो बहक भी जाते हैं, फिर वो चीटिंग की तरफ कनेक्शन बन गया। स्टार्टिंग में उनको लगता है कि दोस्त है मेरा, जैसे बहुत सारे मैं किस्से सुनता हूँ कि चीटिंग शुरू हुई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हुआ, वो इस बात से हुआ कि हाँ भाई दोस्ती थी एक फीमेल की जो मैरिड थी, अकेली थी, हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहा, और वो उसने कोई ऑनलाइन फ्रेंड बना लिया फेसबुक पे, इंस्टा पे, और उससे वो बातचीत कर रही है, इंस्टा पे बातचीत कर रही है। फिर उसको वो बातचीत धीरे धीरे अच्छी लगने लगी, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो आपको नहीं पता कि उसकी नेचर कैसी है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोचता है, या फिर तो उसके इंटेंशन क्या है उसकी अटेंशन बहुत मैटर करती है। वो तो आपको भाव देगा ही देगा, वो तो आपकी तारीफ़ करेगा, वो आपकी सुंदरता की भी तारीफ़ करेगा, वो आपके कपड़ों की भी तारीफ़ करेगा, वो आपकी बातचीत की भी तारीफ़ करेगा, वो आपकी आवाज़ की भी तारीफ़ करेगा। वो तो आपको इतना ऊपर चढ़ा देगा कि आपको लगेगा यार ये बंदा मेरे को मिलना चाहिए था। लेकिन अगर वही बंदा हस्बैंड भी होगा, क्योंकि वो भी हो सकता है मैरिड हो किसी के साथ, तो वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है किसी और औरत के साथ बात करके, है ना। तो लेकिन जब बातचीत बढ़ जाती है तो फिर मतलब व्हाट्सअप नंबर शेयर हो जाता है, मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है, फिर कॉलिंग पे बातचीत होती है, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, और वो उनके बीच में फिज़िकल रिलेशन भी हो जाते हैं, मेंटल रिलेशन तो होते ही हैं उनके बीच में, तो वो प्रॉपर चीटिंग हो जाती है फिर। और वो ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि फिर जो लेडी है या वो लड़का है वो पीछे नहीं हट सकते, पीछे हटना उनको पसंद नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बातें करके भी वो एंजॉय कर रहे हैं, मिल रहे हैं तो भी एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं कहीं पे तो भी एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है कि वो दोनों, अब आप कहोगे कि हस्बैंड और वाइफ में क्यों फ़र्क है इतना। हस्बैंड जो है वो 24 घंटे अपनी वाइफ के साथ रहता है, वो प्रैक्टिकल दुनिया में है, लेकिन वो सपनों की दुनिया में है। वो बंदा हफ्ते में एक बार मिलेगा, 15 दिन में एक बार मिलेगा, महीने में एक बार, तो वो उस तरीके का ट्रीटमेंट आपको दे सकता है। लेकिन हो सकता है वो भी आपकी अपनी वाइफ को वैसा ट्रीटमेंट नहीं देता हो जैसे आपको दे रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं है। हम शादी को कहते हैं, शादी इंजॉयमेंट का नाम नहीं है, शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हो, और अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझते हो और उसको हैंडल भी कर सकते हो, हाँ, फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते ही नहीं हो तो फिर आप दुखी रहते हो और उससे भागते हो। अगर भागते हो तो फिर आप दुखी रहते हो, तो परेशानी रहेंगे। इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, और इस वजह से डिवोर्स के मामले भी बढ़ रहे हैं, सेपरेशन के मामले भी बढ़ रहे हैं, कोर्ट्स के ऊपर दबाव भी बन रहा है, और इस तरीके की चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है। तो जैसा भी आपने एक्सप्लेन किया, तो मेरा एक और क्वेश्चन इसी बात से आया कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि एक पार्टनर सोच के बैठा हो लॉन्ग टर्म, एक पार्टनर सोच के बैठा हो शॉर्ट टर्म, तो इस केस में भी हम चीटिंग देखेंगे जो कि शॉर्ट टर्म वाले से, कि लॉन्ग टर्म वाला तो सोच के बैठा है कि मैं लंबा जाऊंगा और एंड तक जाने वाला हूँ इसके साथ, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाला है उसके दिमाग में तो कुछ और है, वो उसको टेम्परेरी देख रहा है और उसके बाद वो बाद में चीट करके, ऐसा भी कह सकते हैं। ये जनरली होता ही है। एक्चुअली क्या होता है कि दो जो रिलेशनशिप है ना वो पैरेलल चलती है। ठीक है, जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं तो रिलेशनशिप के भी 2 पहिए तो है ही हैं। ठीक है ना, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 पहिए हो गए।
तो अगर वो आगे पीछे चलेंगे तो बैलेंस नहीं बनेगा जी। अगर वो साथ साथ चलेंगे बैलेंस भी बनेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, रिस्पेक्ट भी बनेगी और गाड़ी अच्छी भी चलेगी। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म वाला है वो स्टेबल होके चल रहा है, ओके। लेकिन शॉर्ट टर्म वाला है वो भाग रहा है, वो रिश्ते से भी भाग रहा है और रिलेशनशिप से भी भाग, मतलब जी। वो कमिटमेंट से भाग रहा है वो। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म वाला है वो तो प्यार दिखा रहा है अपना, ओके। उसका प्यार तो प्योर है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म वाला है वो फीलिंग तो है लेकिन प्यार नहीं है उसके अंदर। ओके। जनरली लोग क्या करते हैं कि फीलिंग को प्यार समझ लेते हैं। तो प्यार जो है वो बड़ी पवित्र चीज़ है। ओके। प्यार हर किसी से नहीं होता। प्यार का मतलब है कि दर्द, पेन। ओके। प्यार का दूसरा नाम पेन है। ठीक है, जो मेरी नज़र में प्यार है वो पेन है। अगर पेन है तो प्यार है, प्यार है तो पेन होगा। ठीक है, डेफिनेटली आई एग्री, है ना। तो अगर पेन नहीं है, अगर लेट्स सपोज एक हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड अपनी किसी फीमेल पार्टनर के साथ, फीमेल फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा है और गर्लफ्रेंड को बता रहा है कि मैं आज वहाँ जा रहा हूँ। अगर उसको पेन हो रहा है तो इसका मतलब प्यार है उसको उस बंदे से। अगर पेन नहीं हो रहा है, वो कंफर्टेबल है, वो कहती ठीक है तू जा, मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ या भी मैं भी अपने मेल फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, तो उसका प्यार नहीं है। फीलिंग हो सकती है, वो प्यार नहीं है एक्चुअली। उसी तरीके से अगर मेल बॉयफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड किसी अपने मेल फ्रेंड के साथ जा रही है तो उसको पेन हो रहा है, तो इसका मतलब प्यार हो सकता है उसके अंदर। लेकिन अगर पेन नहीं हो रहा तो ये मान के चलो कि उसके अंदर प्यार नहीं है, कोई फर्क नहीं, प्यार नहीं है। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे पेन है, वहाँ प्यार है, और यहाँ पे ये नहीं है तो वहाँ पे प्यार नहीं है। ओके। तो जैसा अभी आपने बताया, तो इसी में एक क्वेश्चन मेरा और आया कि क्या ओवर प्रोटेक्टिव पार्टनर्स चीटिंग को इंक्रीज करते हैं? यस। हाउ? क्योंकि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा केयर दिखाते हैं, वो बंदा हमसे दूर भागता है, वो कंफर्टेबल नहीं होता। कंफर्टेबल जोन होना चाहिए रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में ओवर प्रोटेक्टिव होना भी अपने आप में एक दर्द देने वाली चीज़ है। क्योंकि आप जब ओवर प्रोटेक्टिव होते हो तो सामने वाला बंदा उस चीज़ को कई बार बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आपसे दूर भागता है, और आपसे दूर भागने के लिए उसको किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है, एज अ फ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो वो बाहर जाके आपके बारे में बात करता है, अपनी किसी, अगर कोई गर्लफ्रेंड है अपने बॉयफ्रेंड से दुखी है इस मामले में, तो वो अपनी सहेलियों से बात करेगी, और अगर वो मतलब बॉयफ्रेंड है तो अपने दोस्तों से बात करेगा, या उसकी कोई फीमेल पार्टनर होगी, फीमेल फ्रेंड होगी तो उससे बात करेगा। फिर अलग अलग प्रकार की सलाह मिलेगी। फिर क्या होता है कि जो अगर लड़की है वो अपने मेल फ्रेंड से बात करती है तो उसको कंधा देने वाले बहुत लोग हैं। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ, तो वो कहते हैं नहीं यार, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो ऐसे ही है, हमने देखा था उसको वहाँ पे जा रहा था, वो तो गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम क्यों हो उसके साथ। तो वो उसको कभी सही सलाह नहीं देंगे, जनरली सही सलाह नहीं देंगे। और मेल फ्रेंड्स में भी ज़्यादातर जो होते हैं उनके आशिक ही होते हैं। ठीक है ना, मतलब दोस्त कम होते हैं, आशिक ज़्यादा। दोस्ती का क्या मतलब है? दोस्ती वो है जो आपकी किचन तक जाए। ठीक है ना, दोस्ती वो है। क्या मतलब? मतलब लड़की आपके घर आ सकती है जी, आपकी किचन तक जा सकती है जी, कुछ भी उठा के फ्रिज में से खा सकती है, आपके घर में खाना बना सकती है। ठीक है, आप उसके घर जा सकते हो, आप उसकी किचन तक पहुंचे आपके। ठीक है, उसके पेरेंट्स को पता है कि आप इसके दोस्त हो, आपके पेरेंट्स को पता है कि ये लड़की आपकी दोस्त है। ओके। तो वो दोस्ती हो सकती है। तो इस चीज़ को तो हम रिलेशनशिप में भी कह सकते हैं। रिलेशनशिप में तो होता है, अगर रिलेशनशिप डिक्लेयर है तो। हाँ। लेकिन अगर डिक्लेयर नहीं है, सिर्फ खालिस दोस्ती है, तो दोस्ती को हम ये मान के चलते हैं कि दोस्ती जो है बड़ी पवित्र चीज़ है, उसके अंदर मिलावट नहीं हो सकती। तो जैसा आपने बताया कि अगर दोस्ती है तो रसोई तक जानी चाहिए, तो मैंने मान लीजिए लेटेस्ट से मेरी कोई दोस्त है, उसको वो रसोई तक आ गई, ठीक है, वो कुछ भी जैसे आपने बताया वो कर रही है, तो क्या मेरे घर वालों को ये नहीं लगेगा कि वो गर्लफ्रेंड है, भले ही मैंने दोस्त बोल रखा है? नहीं, लगने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर वो पूछते हैं तो आप क्लियर कर सकते हो, और आजकल कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर आपकी वो गर्लफ्रेंड भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि आप दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। कंपैटिबिलिटी नहीं, कंपैटिबिलिटी दोस्ती में कोई कंपैटिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओके। कंपैटिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है उसमें। आपकी दो लोग जो हैं वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं, उसमें कंपैटिबिलिटी, दोस्तों में कंपैटिबिलिटी की मैं ज़रूरत थोड़ा नहीं, रिलेशनशिप वाले में चला कोई दिक्कत नहीं है। तो
अगर आप अच्छे दोस्त हो, अगर आपको पता है, अपनी सीमाएं पता है जी। दोस्त हमेशा दोस्त का भला चाहेगा। अगर आपकी एक फीमेल फ्रेंड है और आपको पता है कि वो मेरी फ्रेंड है और उसका कोई बॉयफ्रेंड है, ठीक है ना, वो आपके साथ अपने बॉयफ्रेंड की कोई बात शेयर करती है, तो आप उसको क्या समझाओगे कि उसको छोड़ दे या उसके साथ रहे? तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी नाक बीच में मत घुसेड़ो, ओके, ठीक है, आप उसको वो सलाह दो जो उसके लिए अच्छी है। अगर आप अपना स्वार्थ रख के कि यार ये उससे टूट जाएगी मेरे पास आ जाएगी, तो वो आपकी तरफ से दोस्ती नहीं है। हो सकता है लड़की की तरफ से दोस्ती हो, बट आपकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से नहीं है, क्योंकि आपके मन में पाप आ गया उसको। आप उसकी फिगर को देखते हो, उसकी बॉडी को देखते हो, आप उसको इमेजिनेशन करते हो सपनों में, या इस तरीके की कोई चीज़ करते हो, तो ठीक है ना, तो इसका मतलब आपकी दोस्ती खत्म हो गई है। अब वो दोस्ती से ज़्यादा कहीं और चला गया मामला। तो आप अपने आप को अगर दोस्त कहते हो तो दोस्ती को आप बदनाम कर रहे हो फिर। ओके सर। तो फर्स्ट टाइम चीटर या एक्सपीरियंस चीटर, किसको पकड़ना ज़्यादा इजी होता है? फर्स्ट टाइम को, नो डाउट, क्योंकि फर्स्ट टाइमर जो होता है वो गलतियां बहुत करता है। वो मतलब अगर किसी से मिलने जाएगा तो हो सकता है कि मतलब वो गलतियां करे, अपनी गर्लफ्रेंड को बता दे कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मिल तो किसी और से रहा है, बता किसी और को रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर गर्लफ्रेंड ने उस बंदे से बात कर ली जिसका हवाला दे के वो जा रहा है, तो वो पकड़ा जाएगा। ओके। लेकिन जो एक्सपीरियंस चीटर होता है वो सारे जो लूप होल्स हैं वो बंद करते हुए चलता हुआ है, ठीक है ना। वो अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो घर आने से पहले या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने से पहले डिलीट कर देगा, ठीक है, ख़त्म कर देगा। गैलरी से कोई फ़ोटो है तो वो डिलीट कर देगा, कोई लोकेशन है वो डिलीट कर देगा, ठीक है, कोई कन्वर्सेशन किसी मोबाइल पे हुई है तो वो डिलीट कर देगा, ठीक है। और अगर जाएगा भी तो कुछ बताएगा, जाएगा कहीं पे और, ठीक है, हो सकता है अपनी गाड़ी भी चेंज कर दे। मतलब जो एक्सपीरियंस चीटर होता है वो जो चीटिंग उसकी पकड़ी गई है या पकड़े जाने की संभावना है, तो वो सबको ख़त्म करते हुए जाएगा। तो उसको, लेकिन डिटेक्टिव पकड़ सकता है उसको। अब मैं वही पूछना चाह रहा था कि आपने कभी कोई एक्सपीरियंस चीटर पकड़ा है? बहुत पकड़े हैं, कोई पकड़ती केस हैं। आप शेयर करें। जैसे एक केस आया हमारे पास, लेडी थी, करीब 40 साल की होगी, और वो उसके हस्बैंड हमारे पास आए, उनको डाउट था कि भाई मेरी वाइफ का कुछ अफेयर चल रहा है, कुछ मतलब ऑफ चल रही है, तो आप पता करो। हमने कहा ठीक है। हमने टीम लगाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो वो सोसाइटी से निकलती नहीं थी, ठीक है, निकलती नहीं थी। ओके। तो हस्बैंड ने कहा यार वो तो निकलती है, घर से बाहर जाती है, फ्लैट से निकलती है और कहती है मैं जा रही हूँ ज़रा, ठीक है, और आपको दिख नहीं रही है। फिर हमने दिमाग लगाया कि यार हो क्या रहा है ये। तो जब हमने और इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है, तो फिर पता चला हमें कि वो क्या करती है कि अपनी गाड़ी उठाएगी अपनी पार्किंग से, ठीक है, हस्बैंड को ये दिखाएगी कि मैं गाड़ी लेके गई हूँ, ओके, ठीक है। अब वो गाड़ी दूसरे ब्लॉक में खड़ी कर देगी, अच्छा, उसे सेम सोसाइटी में, अंदर की तरफ ही, ठीक है, और वहाँ से वो टैक्सी बुलाएगी और टैक्सी से निकल जाएगी, ठीक है। अब हमारे इन्वेस्टिगेटर बाहर खड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि हमें पता है कि उसके पास गाड़ी है, वो गाड़ी से जाएगी, और हस्बैंड ने ये भी देख लिया कि पार्किंग में गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी गई हुई है। अब हस्बैंड अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही हैं, हम उसकी गाड़ी बाहर देख रहे हैं, गाड़ी से वो गई नहीं और वो टैक्सी से चली गई, ठीक है ना। तो कई बार लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं ताकि सामने वाला पकड़ ना पाए। हालांकि पकड़ तो हमने उसको लिया, जब 3 दिन बाद हमें क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी से हस्बैंड से बात कर रहे हैं, वो भी ट्रांसपेरेंसी से हमें सारी बात बता रहा है, तो हमें समझ आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब 3 दिन हो गए हैं और हाँ, सेम चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ अलग चल रहा है। तो जब उस गड़बड़ को पकड़ लिया हमने, तो फिर हमने टैक्सीज पे नज़र रखनी शुरू की कि अंदर कौन सी टैक्सी जा रही है। ऐसा दिमाग में नहीं आया कि दूसरे ब्लॉक में, इस सेम सोसाइटी में भी कोई और हो सकता है? हाँ, नहीं, ये तो पहले आता है, लेकिन क्लाइंट हमें बता देता है कि नहीं जी यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा। तो जनरली लोग जो है अपनी सोसाइटी में इस तरीके के अफेयर करना पसंद नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं, बहुत चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं पकड़े जाने के, आई गेस। हाँ, चांस, और लोगों को पता चलता है, नज़र में आ जाते हैं। आप मान लो एक ब्लॉक से निकल के दूसरे ब्लॉक के किसी घर में जाओगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई देख लेगा, कोई ना कोई देखेगा, पता चलेगा। और आप मैरिड हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है,
अनमैरिड लोग तो चलो कर भी लें, उनको कोई दिक्कत नहीं है, भाई अफेयर चल रहा है तो बता भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैरिड लोगों के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि सामने वाला भी मैरिड होगा तो उसकी बीवी को भी पता चल सकता है। तो लाइक दैट, तो इस तरीके के केसेस हमारे पास बहुत आते हैं। यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पकड़े जाते हैं लोग। लोग समझते हैं हम सियाने हैं, लेकिन डिटेक्टिव उससे ज़्यादा सियाने होते हैं। ओके, डेफिनेटली। तो सर, आपने बहुत सारे केसेस में लोगों के एक्सप्लेनेशन भी सुने होंगे चीटिंग को लेके, अपने रीज़न देते हुए। तो आपको सबसे शॉकिंग एक्सक्यूज़ क्या लगा चीटिंग का? मुझे याद आता है कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे तुम्हारा हेयर स्टाइल पसंद नहीं है। ओके, तो इसलिए चीट करा आपने? इसलिए मतलब क्योंकि मैं आपका हेयर स्टाइल पसंद नहीं, तो मेरे को वो फीलिंग नहीं आती आपके प्रति। अच्छा, है ना? तो इस तरीके के एक्सक्यूज़ देते हैं लोग, और कई बार वो एक्सक्यूज़ नहीं होते, वो सच्चाई भी होती है। देखो क्या होता है, हर इंसान जो है ना अपना अपना एक वो बना के रखता है कि उसको सामने वाले में क्या पसंद आएगा। आप कभी कोई लड़की देखते हो, ठीक है, कई बार वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होती लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होती है वो। उसी तरीके से कोई लड़का है, वो ज़्यादा हैंडसम नहीं है बट लड़की को वो अट्रैक्टिव लगता है, वो खींचती है उसके प्रति, ठीक है ना। तो ये हमारी अपनी साइकोलॉजी है, हमारा अपना दिमाग, कि हम किस तरीके का इंसान पसंद करते हैं। ओके। एक इंसान को दूसरे इंसान में क्या पसंद आ जाए कोई नहीं जानता, ये सिर्फ वही इंसान जानता है। वैसे ये भी है। ओके, तो सर अब थोड़ा सा चीटिंग से हटकर एक नए टॉपिक पे आते हैं, ब्लैकमेलिंग, जिस पे हमने कभी वैसे बात भी नहीं करी है। तो आजकल ब्लैकमेलिंग के भी हम देख रहे हैं केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं मार्केट में। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ओके, तो ब्लैकमेलिंग का मेन रीज़न क्या होता है? पहला होता है लापरवाही, दूसरा होता है लालच, और तीसरा होता है डर। कैसे ब्लैकमेलिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आप रात को सोए हुए हो जी, आपके पास एक कॉल आता है, आप लापरवाही की वजह से वो कॉल अटेंड करते हो। ओके। आपको नहीं पता कि वो किसका कॉल है, बस आपने अटेंड कर लिया, और बाद में आप जब थोड़ा होश में आते हो तो आपको पता चलता है वो वीडियो कॉल था, ठीक है, और सामने एक न्यूड लड़की है, ठीक है। तो वो न्यूड लड़की आपसे बातचीत करती है। अब इस सिनेरियो में दो चीज़ें होंगी। ओके। एक तो ये होगा कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी बातचीत, कि यार एक न्यूड लड़की, चलो बात करता हूँ मैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है, दिमाग खुल जाएगा, आप उठ के बैठ जाओगे और बातचीत करना शुरू कर दोगे। उस सेंस में तो आप समझ लो गए। गए इसलिए कि वो लड़की आपको कुछ ना कुछ करने के लिए बोलेगी कि चलो फ़ोन सेक्स करते हैं या ये चीज़ें करते हैं। तो अगर आपने वो कर लिया, ठीक है, और वो क्या कर रही है कि रिकॉर्ड कर रही है, वो साइबर क्रिमिनल है बेसिकली। ओके। ठीक है, वो कोई ऐसी नीडी लड़की नहीं है कि उसको आपसे बात करनी है, या आपको कोई शाहरुख खान हो या सलमान खान हो कि आपको रात को कॉल कर दिया, उसके पास नंबर आ गया, ठीक है। वो आपको कौन कर रही है बेसिकली, उसका मकसद है कौन करना, वो गैंग की मेंबर है, ओके, ठीक है। तो उसका काम है आपको बहुत सारे लोगों को कॉल करना, जो फंस जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे वो बहुत लोगों को कॉल करेंगे, ठीक है। कुछ लोग नहीं उठाते फ़ोन, कुछ लोग देखते हैं वीडियो कॉल है वो काट देंगे, कुछ लोग ब्लॉक मार देंगे, ठीक है ना, कुछ लोग उठा भी लेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। तो अगर आपने उठाया, बातचीत कर ली, इंटरेस्ट ले लिया, इस तरीके की कोई आपने हरकत कर ली, तो वो सारा रिकॉर्ड कर लेंगे। खेल खत्म आपका। तो खेल खत्म है। तो वो अगले दिन क्या करेंगे, उसका वीडियो बना के आपको भेज देंगे कि देखो जी कितना बढ़िया वीडियो आया आपका, तो हम सोच रहे हैं कि आपको आपके सारे रिश्तेदारों को भेज देते हैं, ये आपके फ्रेंड्स को भेज देते हैं। तो जाहिर सी बात आप डर जाओगे, आप तो नहीं चाहोगे कि कोई भी ऐसी बात सामने आए, है ना। तो फिर वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, छोटा अमाउंट मांगेगी कि अच्छा 500 रुपये दे दो। फिर इसके आपने कहा यार 500 रुपये कोई दिक्कत नहीं, दे देता हूँ, 500 दे दिया आपने। फिर वो आपसे 5000 मांगेंगे, ठीक है। आपने सोचा यार 500 दिया, 5000 भी दे देता हूँ। फिर वो आपसे 50000 मांगेंगे जी। इस तरीके से वो आपसे पैसे मांगते जाएंगे, आपकी जेब, आपका अकाउंट खाली होता जाएगा। अब जितनी देर आप डरते रहोगे उतनी ज़्यादा आप पैसे देते रहोगे। वो देखते हैं कि आपकी कैपेसिटी क्या है पैसा देने की और डरने की। ओके, ठीक है ना। एक टाइम पे ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आता है कि यहाँ पे आपके या तो पैसे ख़त्म हो गए या आपका डर ख़त्म हो गया फिर आपको छुटकारा मिलता है। तो लोग ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ज़्यादातर क्या करते हैं? तो सबसे पहले है लापरवाही। अगर आप पहले ही संभल जाते हो, आप लापरवाही नहीं करते हो, तो इसका मतलब आप बच गए। बट मैं तो कह रहा हूँ कि जो हो ही चुका है, ओके, होने के बाद जी, होने अगर हो गया, मतलब लापरवाही भी आपने क्रॉस कर ली, लालच भी क्रॉस कर लिया, अब हो गया, हो गया, तो फिर डरो मत आप।
डरे नहीं, डरना नहीं क्या है करें? आपको, कुछ नहीं करना। आप उसको बोलो कि ठीक है आप पब्लिश करना चाहते हो कर दो। तो उसकी रेपुटेशन, इमेज, वो जो उसको बोलो कि मैं अभी पुलिस में जा रहा हूँ, तेरा नंबर आ गया है और जो वीडियो कॉल किया था उसका नंबर भी आ गया है, तो मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, रिपोर्ट लिखवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। साइबर क्राइम है ये। मान लीजिए उसने कर दिया, नहीं करेगा, नहीं करते। उनका मकसद क्या है? आपसे पैसे हेंटना। उनका मकसद आपको बदनाम करना कतई नहीं है। ओके, आप समझो उनकी चीज़ को। वो आपको बदनाम करके क्या हासिल करेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। ज़िंदगी में कभी उन्होंने आपको नहीं देखना, आपने उनको नहीं देखना, आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है उनकी, ठीक है। वो सिर्फ डर का बिजनेस करते हैं। अगर आप डर गए तो आप मर गए, और अगर नहीं डरे तो आप जी गए, सीधी सी बात है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आपने बहुत सारे केसेस करे हैं मैरिज से रिलेटेड, उसमें आपने बैकग्राउंड चेक्स भी लोगों के करे हैं। तो ज़्यादातर कौन सा कॉमन आपने देखा है कि लोग बहुत झूठ बोलते हैं पर्टिकुलर चीज़ को लेके? इनकम को लेके झूठ बोलते हैं, इनकम को लेके झूठ बोलते हैं। अगर बॉयज़ की बात करें तो इनकम को लेके बोलते हैं झूठ। लड़का अपनी इनकम, मतलब हर कोई झूठ नहीं बोलता, ऐसा नहीं है कि हर कोई बोलता है। नहीं, बट जो बोलते हैं उनकी जो बोलते हैं वो इनकम लोग को लेके बोल सकते हैं, वो अपने घर को लेके बोल सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को लेके बोल सकते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेके बोल सकते हैं, और कई बार वो अपनी कास्ट को या कास्ट को लेके भी बोलते हैं। कास्ट को लेकर भी, कास्ट लोग को भी लेके बोलते हैं। हाँ, मतलब कास्ट को लेके कोई कैसे? कास्ट को लेके इसलिए उनको लगता है कि अब कई लोग हैं जो मतलब अपनी कास्ट छुपाते हैं जी, ठीक है ना, और वो नहीं रिवील करना चाहते कि उनकी कास्ट क्या है। वो अननोन रीजंस हैं, वो अलग अलग रीजंस हैं, वो उनको पता है, उनके अपने फियर्स होंगे, अपने रीजंस होंगे, बट ऐसा होता है। कास्ट को बाद में पता चलता है कि अच्छा ये तो बताया गया था ये कास्ट और निकली ये। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए, कास्ट से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा इंसान है तो उसके साथ शादी चलेगी, अगर अच्छा इंसान नहीं है, कास्ट चाहे दोनों की सेम हो, वो मैटर नहीं करती है, क्योंकि हमने रिश्ते हर जगह पे टूटते हुए देखे हैं। तो बेसिकली अगर कोई शादी करने जा रहा है तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए और क्या मांगना चाहिए? तो मैं उनको जनरली सलाह ये देता हूँ कि आप एक समरी बनाओ। समरी में 3-4 चीज़ें आनी चाहिए, जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और उसके डॉक्यूमेंट। ओके, ठीक है। आप 10th से लेके 12th मार्कशीट, ये वो प्रोफेशनल डिग्री तक। बिल्कुल। और दूसरा आपके आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या पासपोर्ट है। और तीसरा हो गया आपकी एजुकेशन, आपके इनकम के प्रूफ। ठीक है, ये 3 तरीके के, और एक साथ में मेडिकल रिपोर्ट आपकी, फुल मेडिकल चेकअप। ठीक है, उसकी एक समरी बनाओ और अपने पेपर अपनी फाइल में तैयार रखो जी। सामने वाली पार्टी को वो समरी भेज दो आप। उनको बोलो जी ये पेपर हमें आपसे चाहिए, ठीक है, हमने पेपर ये बना लिए, फाइल हमारे पास है, अगली मीटिंग में हम ये पेपर एक्सचेंज कर लेंगे जी। ठीक है। तो उसमें क्या आ गया कि आपको बहुत क्लियरिटी हो गई कि भाई उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न कितने की भरी है, ठीक है, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड क्या है, उसमें नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब नाम की कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, और इनकम की कंफर्मेशन हो जाएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कंफर्मेशन हो जाएगी, और आपका हेल्थ चेकअप जो हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि आपकी शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या कहाँ पे आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है आने वाले टाइम में, कोई हेरिडेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। ठीक है, उस ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं अगर आप फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कराते हो। तो आजकल तो बहुत आसान है, आप बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं, आप घर पे बुलाओ, वो सारा चेकअप आपका कर देते हैं। तो सर समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो ये चीज़ करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं? क्योंकि मेरे नॉलेज में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा आप एनलाइटन करें मुझे और ऑडियंस को जिनको नहीं पता इस बारे में। तो आपकी नॉलेज अच्छी है, मतलब मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसा करते हैं, मतलब कर नहीं रहे हैं, बट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ, हम अभी से अवेयर कर रहे हैं। हम जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं प्री मैट्रिमोनियल वेरिफिकेशन के लिए, मैं उनको कहता हूँ कि भैया ऐसा कर लो, ठीक है, लेकिन वो करने की कोशिश करते, सामने वाली पार्टी बुरा मान जाती है। हाँ, वही, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि बुरा मानती है तो मानने दो, वो आपके लिए बने नहीं है, वो आपके लिए रिश्ता सही नहीं है। अगर
देखो किसी ने बोला कि मेरी 2 लाख इनकम है मंथली, ठीक है ना। अब मंथली उसकी 2 लाख है नहीं है, तो जाहिर सी बात आप पेपर मांगोगे तो उसकी पोल खुल जाएगी। जब पोल खुल जाएगी तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए वो पेपर देने से डरेगा। और कुछ लोग इसलिए पेपर नहीं देते कि भाई कल को हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। भाई सामने वाला भी तो पेपर दे रहा है। इसका एक तरीका है कि अगर आप पेपर दे रहे हो, आपने मन बना लिया है, तो कुछ लोग पूछेंगे कि भाई हम पेपर दे रहे हैं, इसका क्या गारंटी है कि हमारे पेपर मिस यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, पेपर्स आप लो, उसमें आप डबल निशान लगा दो और उसमें कैंसिल लिख दो आप। ओके, तो इससे वो हो पेन से कैंसिल लिख दो, बाल पेन से कैंसिल लिख दो। वो कोई मिटा नहीं सकता। अगर कोई फोटो कॉपी कराएगा उसकी तो उसमें कैंसिल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जब वो कैंसिल लिखा हुआ आएगा तो वो कहीं और यूज़ नहीं कर सकता उस पेपर को। पर सर मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ऑप्शन मेरे पास 2 मन में सवाल आए हैं। एक तो ये है कि एक ऑप्शन ये भी है कि या तो आप देख ही लो बस डॉक्यूमेंट्स, कि चलो मत दो, दिखा तो दो। दूसरा ये है कि फ्रॉड करने वाला तो फ्रॉड ही है, तो वो तो फेक डॉक्यूमेंट भी बना सकता है। मैं इसीलिए मैं देखने पे विश्वास नहीं करता। मैं कहता नहीं, हूं मान लीजिए अगर फेक भी है और फेक ही दे दिए कि ले भाई रख, तो वो हम बैठे हैं ना, फिर ओके हम उसको वेरीफाई करेंगे ना पेपर्स को। ओके। हम किस लिए बैठे हैं भाई? पेपर आपने ले लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेपर अगर आपने सामने वाले ने दे दिया आपको, ठीक है ना, तो अच्छी बात है, एक लेयर आप सुरक्षित हो गए कि पेपर दे दिए। अब वो हमारे पास आता है तो हमारा काम आसान हो जाता है, उसके कम पैसे लगेंगे इन्वेस्टिगेशन में। हम उन पेपर की जांच करेंगे, ठीक है, उसको पेपर्स को वेरीफाई करेंगे। अगर वेरिफिकेशन में वो सही निकलते हैं पेपर तो ठीक है, रिश्ता सही जा रहा है, कम से कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो हो गए ना उस लेवल पे। फिर आपको अपने मन में लाने हैं, फिर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग मिलानी है, फिर आपको अपनी कंपैटिबिलिटी देखनी है। अलाइन आप उस फैमिली के साथ हो रहे हो या नहीं, या वो फैमिली आपके साथ अलाइन हो रही है या नहीं, वो देखना है आपने। लेकिन मतलब कल को ये नहीं होगा कि भाई इनकम इतनी थी, इतनी बताई गई थी, या घर अपना था या नहीं था, या पता चला जी कई बार केस ऐसे आते हैं जी, बंदा ड्रग्स ले रहा है और लड़की को पता नहीं है, जब वो ससुराल जाती है उसको पता चलता है मेरा पति तो ड्रगी है, ठीक है ना, तो मेरी तो ऐसे बंदे से शादी हो गई, तो जाहिर सी बात है उल्टे पैर वापस आ जाएगी वो, बिल्कुल, ठीक है ना। या कोशिश करेगी वो छोड़ दे, बट जो इस तरीके के नशे करता वो छोड़ने वाला तो नहीं है बंदा, ठीक है ना। तो उसमें कम से कम अगर मेडिकल कराया होगा तो वो चीज़ें आ जाएंगी, रिवील हो जाएंगी, तो आप पहले से बच सकते हो। मतलब मेरे पास आने से पहले, किसी भी डिटेक्टिव के पास आने से पहले आप खुद से तसल्ली कर लो। जब आप खुद से तसल्ली कर लो फिर आप एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि शादी के बाद या फिर इवन रिलेशनशिप में भी लड़कियां या फिर वाइफ बोलती हैं कि तुम तो बदल गए हो। तो ये क्यों बोलती हैं? क्या चेंज आ गया, ऐसा क्या, किस वजह से बोलती हैं? ये डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में कि अगर शादी हो गई तो बीवी को लगता है कि आपकी ड्रेस सेंस अच्छी नहीं है जी, तो वो आपको धीरे धीरे ड्रेस सेंस आपकी अच्छी करती है। और अगर आपका मतलब डिनर टेबल पे आपके मैनर्स बहुत अच्छे नहीं हैं वो आपको बताती है। या आप कई बार टॉवल ऐसे ही छोड़ देते हो नहाने के बाद, या अपना अंडरवियर ऐसे ही छोड़ देते हो, या वार्डरोब आपकी बहुत गंदी रहती है, और हैबिट्स इस तरीके की छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिसमें वाइफ चेंज करती है। और मुझे लगता है वो अच्छा चेंज है। बट जब वाइफ कई बार ऐसी करती है कि भाई आप अपनी इस फीमेल फ्रेंड से बात नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, आदमी उस प्यार में होता है तो वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है। किसके लिए? अपनी रिलेशनशिप के लिए, अपनी वाइफ के लिए, या अपनी पार्टनर के लिए, ठीक है। तो लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वाइफ या पार्टनर बोलती है यार तुम बहुत चेंज हो गए हो, ठीक है। वही तो भाई मैं कहता हूँ कि भाई क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट तो आपको ही जाता है। तो आप पहले ये बताओ कि मैं जो चेंज है वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, फिर तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ये स्टेटमेंट बोली ही नेगेटिव सेंस में जाती है। हाँ, ये हो सकता है, बट फिर मेरा ये कहना है कि कोई बात नहीं, मैं इतना बदल गया हूँ तो अब जो तुम्हें पसंद है वो मुझे बता दो, मैं उतना और बदल जाता हूँ। तो आदमी मतलब बदलता ही रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बदलता नहीं रहे, लेकिन
सामने वाले की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, वो आपको जाननी चाहिए। जी। आप बदलो चाहे ना बदलो, सामने वाले का मन तो पढ़ लो, पहले जान तो लो। हो सकता है आपको बदलने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। आप वैसे उनकी उस तरीके की चीज़ें पूरी कर दो कि आपको बदलने की ज़रूरत ना पड़े। या कई बार ऐसा होता है कि आप अपना वो एक रूप जो होता है, जो वो देखना चाहता है आपका पार्टनर, वो नहीं दिखाते हो आप, लेकिन वो आप अपने अंदर दबा के रखते हो, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि पार्टनर को, आपकी फीमेल पार्टनर को आप डेयरिंग बहुत अच्छे लगते हो, कि आप डेयरिंग हो, थोड़े आवाज़ आपकी लाउड है या जोशीली आवाज़ है, या कोई आपको कुछ कहता है तो आप उसका डट के मुकाबला करते हो, जवाब देते हो, ठीक है। तो वो अच्छा लगता है अगर उनको, लेकिन आप इसलिए दबा के रखते हो कि आपकी पार्टनर को बुरा ना लगे, ठीक है। सॉफ्ट हो जाते हो आप, सॉफ्ट हो जाते हो आप रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि नहीं यार अब शादी हो गई है तो थोड़ा नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पार्टनर कहती है बदल गए हो तुम, या इस तरीके की चीज़ है, पहले तुम शादी से पहले ऐसे थे, तो आप अपनी रियल पर्सनैलिटी लेके आ जाओ सामने। तो उसमें आपको तो बल्कि खुशी होगी कि मैं रियल पर्सनैलिटी लेके आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसकी बात सुन के ही उसको कन्वर्सेशन बंद कर देते हो कि भाई ये तो मेरे को मतलब ताना मार रही है, ठीक है, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि पार्टनर की बात आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और उसके ऊपर सोच समझ के रिएक्ट करना चाहिए। ओके। तो सर, एज अ डिटेक्टिव आपने बहुत सारे केस हैंडल किए हैं, तो आपने अपने करियर में क्या नोटिस करा है कि कौन से प्रोफेशन के लोग सबसे ज़्यादा चीट करते हैं या उनके अफेयर्स होते हैं? मुझे लगता है कि इसको ऐसे ले लो कि मौका ज़्यादा किसके पास होता है चीट करने का। जी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि डॉक्टर्स ज़्यादा चीटिंग करते हैं। ओके। दूसरे नंबर पे पायलट्स आते हैं। ओके। और फिर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो भी हैं। तो कुछ ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पे चीटिंग होना मतलब या तो लाजमी हो जाता है या स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप अपनी हीरोइन के साथ डांस करते हो, कई बार बोल्ड सीन भी करते हो, तो वहाँ पे आपकी केमिस्ट्री उनके साथ कई बार बन जाती है। और कई बार लॉन्ग आवर्स में आप काम कर रहे होते हो, आप फ्लाइट उड़ा रहे हो तो लॉन्ग आवर्स में कई बार आप बाहर रहते हो ज़्यादातर, ठीक है। तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं। ऐसे डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी लंबा काम करते हैं, नाइट ड्यूटी भी करते हैं, डे ड्यूटी भी करते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये 2-3-4 प्रोफेशन ऐसे हैं यहाँ पे ज़्यादा चीटिंग होने की गुंजाइश रहती है। ओके। तो जैसे कि ये सारे अफेयर्स के बारे में बात करी, तो ये जनरली क्यों होते हैं? ये एक अट्रैक्शन होता है या फिर बस ये एक एस्केप होता है? अट्रैक्शन होता है, मुझे लगता है अट्रैक्शन से शुरू होता है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता कि वो जान करके अफेयर करेगा, लेकिन अट्रैक्शन में वो एक दूसरे से बात करते हैं, बातचीत करते हुए एक दूसरे को समझ पाते हैं, समझ के फिर उनको लगता है कि भाई केमिस्ट्री कुछ मैच कर रही है, बातचीत मैच कर रही है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि उनको खुद भी नहीं पता चलता कि अफेयर शुरू हो गया। ओके सर, तो आपको कम से कम आई गेस 30 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। आपने मुझे बताया था कि आपने 1995 में स्टार्ट किया था ये डिटेक्टिव इंडस्ट्री, तो आपने काफ़ी लंबा टाइम देखा है। तो क्या मोबाइल फ़ोन्स रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? क्या पहले क्या होता था और अब क्योंकि इंटरनेट एकदम सबको अवेलेबल हो गया है, हर जगह टावर लग गए हैं, मैं कहूँ तो हर जगह इतनी अवेलेबिलिटी हो कि सबके हाथ में फ़ोन है। पहले ये नहीं होता था, है ना। क्या कहते थे कि मम्मी के फ़ोन से सब चला रहे हैं, पापा के फ़ोन से जो हो रहा है, और छोटे फ़ोन भी आते थे, एंड्रॉयड नहीं था, वो कनेक्टिविटी नहीं थी कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, डेटिंग ऐप्स हैं। तो कितना चेंज आया है और क्या केसेस एक्चुअली में बढ़े हैं या नहीं? अगर 95 की बात करूं तो उसमें अफेयर्स नहीं होते थे जनरली। एक काम करते हैं, एक फेज़ ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ 1995 से 2005 और 2005 से 2026, क्या चेंज देखा है आपने? ठीक है, या 2005 से 2015, 2015 से 2025, तीन फेज लेते हैं। तीन फेज ले लेते हैं। हाँ। पहले 95 में जब मैं इस फील्ड में आया था, 17 साल की उम्र थी उस समय मेरी, और उस समय पेजर चलते होते थे जी। ठीक है, आपको तो खैर याद भी नहीं होगा, है ना, पता ही नहीं। हाँ तो पेजर चलते होते थे। तो पेजर में क्या होता था कि एक जो शॉर्ट मैसेज होता है, मैसेज आता था उसमें, ठीक है, वो मैसेज से ही आप टेलीफोन करते थे। और टेलीफोन पे भी जो एसटीडी बूथ्स होते थे वहाँ पे लाइनें लगती थी लंबी लंबी कई बार। तो अफेयर्स तो उस समय भी चलते थे, अब भी चलते हैं। अफेयर्स तो मतलब सदियों से चले आ रहे हैं, ऐसा नई कोई चीज़ नहीं है। लेकिन टाइम टू टाइम ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था कि अगर मैं 1995 से 2005 तक की बात करूं तो ये वो फेज़ था, यहाँ पे
कंप्यूटर आया, यहाँ पे पेजर ख़त्म हुआ, उसके बाद मोबाइल आ गया। मोबाइल 1995-96 में आ गया था मोबाइल। और मई 2005 में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मई 2005 तक मोबाइल में इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। ओके। आउटगोइंग के तो पैसे लगते ही थे, इनकमिंग के पैसे भी लगते थे, और अच्छे खासे पैसे लगते थे। मतलब मैंने अपने मोबाइल में, मैंने 99 में नया मोबाइल मतलब नंबर लिया था, तो उस समय मेरा बिल 40-40 हज़ार रुपये भी आता था, जो आज 2-3 हज़ार रुपये रह गया है। ठीक है ना। तो उस समय इतना महंगा मोबाइल होता था, हैंडसेट भी महंगा होता था, बहुत कम कंपनियां आती थी, और जो उनका कॉल रेट है, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, आउटगोइंग के भी पैसे लगते थे। ठीक है, 18-19 रुपये पर मिनट के ऐसे चार्ज करते थे वो लोग। तो उस समय लोग बहुत सोच समझ के मोबाइल इस्तेमाल करते थे, और बहुत कम लोगों के पास मोबाइल होता था। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी उनके पास ही मोबाइल होता था। यहाँ जो मतलब बड़े लोग होते थे, या अच्छी जॉब वाले होते थे, या बिजनेस कर रहे होते थे, उनके पास मोबाइल होता था। तो जाहिर सी बात है कि कनेक्टिविटी की समस्या थी उस समय, तो लोग इस तरीके से जुड़ नहीं पाते थे। ठीक है। तो 2005 के से लेकर 2015 का एक ऐसा समय आया जहाँ पे मोबाइल सेटल हो गए थे। मई 2005 में इनकमिंग फ्री हो गई थी, आउटगोइंग सस्ती हो गई थी। ठीक है। और मैट्रिमोनियल साइट्स आ गई थी, और 2005 से लेके 2015 के बीच की बात कर रहा हूँ। और उस समय फिर व्हाट्सअप भी बाद में शुरू हुआ इसके बीच में, और साथ में फेसबुक, एक ऑरकुट, पता नहीं कुछ ऐसा, ऑरकुट होता था। तो ऑरकुट की जगह फिर फेसबुक ने ले ली। ठीक है। ऑरकुट बहुत चलता था उस समय, और फेसबुक आया, इंस्टा आया, ये सारी चीज़ें 2015 तक ये आ गई थी। तो इन्होंने क्या हुआ कि कंटेंट क्रिएटर बढ़ा दिए। ओके। ठीक है। तो कंटेंट क्रिएटर आए, लोगों का रुझान हुआ, लोगों ने देखना शुरू किया वीडियोस। यूट्यूब आ गया, 2005 में ही आया था शायद, यूट्यूब स्टार्ट हुआ था, यूट्यूब पे वीडियो आना शुरू हुए थे। तो ये सारे कुछ आ गए। तो रिलेशनशिप जो है ना, मतलब पार्टनर ढूंढना आसान हो गया। पहले क्या होता था कि यारी दोस्ती में कोई मिल गया, दोस्ती हो गई, अवेलेबिलिटी कम थी। मतलब वो कहते हैं कि जो पकड़ा नहीं गया वो चोर नहीं है, जो पकड़ा गया वो चोर है। इस तरीके से होता था कि जिसको नहीं मिला कुछ तो वो साधु है, जिसको मिल गया तो वो अपना मतलब अपना वो कर रहा है, तो मौके का फ़ायदा उठा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। 2015 के बाद 2025-26 तक अब उसके साथ साथ डेटिंग ऐप्स भी जुड़ गए हैं। तो डेटिंग ऐप्स ने जो रही कहीं कसर थी वो भी पूरी कर दी है। ठीक है। अब हर कोई अवेलेबल है। ठीक है ना। हर लड़की अवेलेबल है, हर लड़का अवेलेबल है। ठीक है। तो रिलेशनशिप ऐसा हो गया है कि भाई अगर तुम मेरे साथ प्यार से, इज्जत से बात नहीं करोगे तो मेरे पास दूसरा बंदा भी है। तो बंदा कहता है कि मेरे पास दूसरी लड़की भी है। तो लाइन लगी हुई है। ठीक है ना। तो अब किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो जिसका जैसे मौका मिलता है वैसे वो अफेयर चलाता है। लड़की भी 10 अफेयर चलाती है, लड़का भी 10 अफेयर चलाता है। कोई किसी से कम नहीं, जहाँ जिसका मौका लगता है वो करता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जिन्होंने ईमानदार रहना है अपने रिलेशनशिप में वो ईमानदार भी रहते हैं। ठीक है ना। जिन्होंने बेईमानी करनी है वो बेईमानी भी करते हैं। मतलब हर बंदा अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करता है। कोई शादी करके भी परेशान रहता है, कोई अपनी रिलेशनशिप में भी खुशी रहता है, और कोई ऐसा है जो अकेला भी है, सिंगल रह के भी खुश रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी परवरिश कैसी है, आप क्या सोचते हो, आप कितने सेल्फिश हो। ये इस सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसे चलेगी। ओके। तो राहुल सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आई गेस ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी हमारी, और हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करी। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो, और आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। वी आर वेरी ग्रेटफुल सर। थैंक यू सो मच सर।